हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं रैपिड रिवीजन। किस चीज का? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 का रैपिड रिवीजन है ये। दिस इज अ रैपिड रिवीजन सीरीज। इट इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर वन शॉट्स। अगर तुमने अच्छे से वन शॉट से पढ़ाई कर ली है, कहीं और से पढ़ाई कर ली है, अगर आपका चैप्टर एक बार डन है तो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें सारी वो पॉइंट्स जहां पे तुम अटक सकते हो, जहां मार्क्स कट सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वही कहानी से शुरू होता है जो अपन ने 11th में खत्म की थी। 11th में आपने बनाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो क्या होते हैं, एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती थी बैलेंस शीट। यही बनाते थे ना आखिरी में। अब उसमें क्या निकलता था? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे उसमें निकलता था नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, यानी जो भी प्रोप्राइटर है हम उसको दे देते थे। देंगे कैसे? उसके कैपिटल में हम ये नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। यही करते थे ना। लेकिन अब आ गए हम 12th में। अब क्या हो रहा है कि एक बंदा नहीं है बिजनेस करने वाला, एक से ज्यादा लोग हैं। मान लो 2 लोग हैं, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस। अब इस बिजनेस को क्या बोलेंगे? यहाँ पे इस बिजनेस को बोलेंगे फर्म, और टू बी स्पेसिफिक पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। मतलब इनकी दुकान जो इन्होंने खोली है उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। अब इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक लॉ लगता है, याद रखना, कि पार्टनरशिप में, धंधे में अगर कोई भी इलीगल चीज हुई तो जज कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा लीगल है या इलीगल? ये सारी चीजें, लीगैलिटीज, इलीगैलिटीज, जो भी सारी चीजें हैं कि कब ये धंधा अच्छा होगा, मतलब सही धंधा है, इसको जज करने के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून को बोलते हैं अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके प्रावधान के हिसाब से सारी चीजें जज होती है। मतलब इसमें जो जो लिखा हुआ है ना, वो आपको पार्टनरशिप में करना है तो ही आपकी पार्टनरशिप सही है, नहीं तो इलीगल हो जाएगी, है ना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सारी की सारी चीजें जज होती हैं इस पार्टनरशिप फर्म की। समझ में आई बात? अब देखो यहां पे मैं कहां पहुंच रहा था, देखो ध्यान से सुनना। हमने 11th में बनाया प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो हमने नेट प्रॉफिट उठाया और ओनर को देने के लिए कैपिटल में ऐड कर दिया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? हम इस चैप्टर में क्या करते हैं कि इन दोनों, ये तो बनाया ही है हमने, ऐसा मान लेना 11th में बनाया ही है। अब इन दोनों के बीच के अकाउंट बनाने। सर बीच के क्यों? अरे भाई अब बताइए, नेट प्रॉफिट जो है वो एक बंदे का तो है नहीं, तो दूसरे बंदों का भी तो है। दोनों तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं उनका है ये। तो ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। बांटने को यहां पे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को बांटने को क्या बोलता है? अप्रोप्रिएशन। इस अप्रोप्रिएशन के लिए, इस बांटने के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे आप? तो एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ताकि ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में हम बांटें। एक पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को कुछ प्रॉफिट्स दें। हम कैसे कैसे देंगे उसके लिए अकाउंट बनता है, आगे पढ़ेंगे अच्छे से। और दूसरा, अब ये कैपिटल में ऐड करना है। सर प्रॉफिट आपने बांट दिया, लेकिन दोनों की कैपिटल्स भी तो अलग अलग है ना, इसीलिए ये तो कैपिटल वाला किस्सा नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बनता है? ताकि इनकी अलग अलग कैपिटल निकल के आए। किसी ने 1 लाख लगाया था, इसने 2 लाख लगाया था, दोनों को कुछ कुछ प्रॉफिट मिला। तो अब इनकी कैपिटल्स फाइनल कितनी बनी वो अलग अलग निकालनी पड़ेंगी ना। तो अलग अलग निकालने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या होता है पार्टनरशिप। इट इज अ रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस है उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम बांटेंगे आपस में। यही रिलेशनशिप है 2 बंदों के बीच में, इसी को ही पार्टनरशिप बोल रहे हैं अपन। अब इसमें एक लाइन आती है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी कहां तक पहुंचे हैं अपन? पार्टनरशिप पे। कि सर पार्टनरशिप मतलब 2 जने साथ में आए और एक बिजनेस किया उन्होंने, इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। इसमें 5 चीजें होना जरूरी है। कौन कौन सी 5 चीजें? पहली चीज कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। भाई मिनिमम कितने होने चाहिए? पार्टनरशिप करनी है, मिनिमम तो एक पार्टनर चाहिए रहेगा ना। तो मिनिमम देयर आर 2। एक बंदा सिंगल पार्टनर कैसा हो सकता है यार? मेरा पार्टनर मैं कैसे हो सकता हूं? कोई तो और होगा ना, है ना। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50। ये मैक्सिमम 50 कहां लिखा हुआ है? तो आप सिंपली बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। वैसे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि 100 मेंबर तक हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मैक्सिमम कितने होंगे, है ना। मतलब कंपनीज एक्ट में तो लिखा हुआ है 100 लोग हो सकते हैं, 100 लोगों तक गवर्नमेंट परमिट कर सकती है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बोला है कि मैक्सिमम 50 लोग ही होने चाहिए।
तो इन स्पेसिफिक वे, सुनना ध्यान से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर वो एग्जाम में पूछें कि ये मैक्सिमम 50 किसने बोला और ऑप्शन में हो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट या जो भी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो ना, यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी नाम हो सकता है, तो आपको पहले प्रायोरिटी देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई उसने बोला है। लेकिन अगर ऑप्शन में कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है तो आप 2013 कंपनीज एक्ट पे मार्क करोगे। समझे? अब मैंने पूरा बाइफर्केशन बता दिया कि कहां तक है। एग्जाम में एमसीक्यू बना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सही ऑप्शन है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन में ही नहीं है और कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो कंपनीज एक्ट 2013 पे मार्क करेंगे। अगर दोनों लिखे हुए हैं तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझे ना? देखो, कंपनीज एक्ट में लिखा है 100 लोगों तक हो सकता है, बट ये डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। जैसे 51वां बंदा आया, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात। समझे आप? ये है। अब मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, पहला वाला पॉइंट खत्म। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लिखा है, मतलब लॉसेस का भी शेयरिंग करेंगे। बेटा यहाँ पे वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब प्रॉफिट जितना भी कमाया आपने, आप शेयर करो, किसी भी रेशो में करो, 2:1 में करो। सर हम क्या रेशो खतरनाक रख सकते हैं, 49:1 रख सकते हैं? हाँ रख सकते हो। मतलब आपने 100 रुपए कमाए तो समझो 98 रुपीज ए को मिल रहे हैं, पहले पार्टनर को, और दूसरे पार्टनर को 2 रुपए मिल रहे हैं सिर्फ। ये हो सकता है अगर आपने डिसाइड किया है ऐसा तो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हमने एक बंदा रखा है, उसको हम 10,000 रुपए महीना पगार देते हैं, सैलरी देते हैं, या फिर सर वो जितनी सेल्स कर लेता है ना, हम उस पर उसको कमीशन दे देते हैं 10%, तो वो एम्प्लॉय हुआ, फिर वो पार्टनर नहीं है। मतलब सैलरी और कमीशन दे रहे हो तो वो पार्टनर नहीं बनता, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ही वो पार्टनर बनता है। इस बात को दिमाग में बसा लेना कि प्रॉफिट्स जो भी हैं वो शेयर होने चाहिए। सैलरी कमीशन पे अगर आपने किसी बंदे को रखा है तो भैया वो पार्टनर नहीं है आपका, वो एम्प्लॉय है आपका। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड एन एम्प्लॉय। सैलरी कमीशन एम्प्लॉय को मिलती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के साथ होता है। ऑलराइट, ये दो चीजें हो गई। तीसरा, बिजनेस या प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आपने जो भी बिजनेस किया है उसका मोटिव पैसा कमाना होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैं बिजनेस खोलता हूं डुबाता हूं। अरे भाई, ऐसा कोई भी सोच के बिजनेस नहीं करता। तो बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एग्रीमेंट मतलब जब दो लोग साझेदारी में आते हैं, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, इसमें आते हैं ना, तो एक एग्रीमेंट करते हैं, जन्मों जन्मों का वादा करते हैं एक दूसरे से। ये वादा क्या होता है? इस वादे में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम कितनी कितनी सैलरी लेंगे। सर आपने तो बोला सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, हाँ, लेकिन प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्से, कोई अगर पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है ना, तो वो बोलता है कि यार देख मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ना, मेरी जगह तू कोई एम्प्लॉय रख सकता था, इसलिए तू मुझे थोड़ी सैलरी भी दे दे। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, सैलरी बनती है। यार देख मैं ना, मतलब दो पार्टनर्स है, एक बोल रहा है कि यार सर मैं ना क्या करता हूँ, मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मैं सेल्स अच्छी कर लेता हूँ, दूसरा भी करता है लेकिन मैं थोड़ी और ज्यादा अच्छी करता हूँ, तो मुझे सेल्स पे कमीशन भी मिलनी चाहिए। तो अगर दोनों एग्री होते हैं कि हाँ तुम्हें कमीशन भी मिलेगी, तो ऐसे उसको कमीशन भी देंगे। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये जो डिसाइड हो रहा है ना, ये जो डिस्कशन हो रहा है, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। व्हाट वी आर एग्रीइंग अपॉन, हम किस पे हामी भर रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो ये एग्रीमेंट ओरल हो सकता है कि मुंह जबानी बोल दिया है ना, या तो ये रिटर्न हो सकता है, दोनों ही वैलिड है, समझना। तीसरा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट किया ही नहीं, हमने डायरेक्टली पार्टनरशिप शुरू कर दी बिना एग्रीमेंट के, तो भी दिक्कतें हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो एग्रीमेंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न, समझे आप। और ये एसेंशियल फीचर है, मतलब ये होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग बिना एग्रीमेंट के ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या दिक्कत होती है अगर आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो। ओरल हो या रिटर्न हो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ओरल का भी बन सकता है कि टू पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। क्या लिखा हुआ है? एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। 2:1 ए डिमांड्स 2/3 ऑफ प्रॉफिट। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड? सर 2:1 में शेयर करेंगे, ए था 2 और वो था 1। अब ए बोल रहा है मुझे 2/3 प्रॉफिट चाहिए, तो सर मिलेगा इसको। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने एग्री किया था भाई, ओरल एग्रीमेंट था, रिटर्न नहीं था, पर ओरली एग्री किया था, मतलब मिलेगा। समझे आप बात को? तो दोनों ही एग्रीमेंट्स वैलिड हैं। जब हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जब लिख देते हैं तो उसको चीज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एनीवे, ये थे फीचर्स। और एक और है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये है बिजनेस कोई भी चला सकता है, एक या फिर दुकान पे सारे बैठे होंगे। सिंपल तरीके से बताता हूं, जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, दुकान पे सिर्फ सी बैठता है, तो सी के जो भी एक्शंस होंगे ना उससे ए और बी बाध्य हैं,
इसका मतलब क्या होता है कि अगर सी ने किसी से जैसे ए ने प्रॉमिस कर दिया किसी फलाने होलसेलर को कि हम तुझसे माल खरीदेंगे, अब उसने बोला कि माल भिजवा दो आप तो दुकान पे, लेकिन उस टाइम दुकान पे सी बैठा था। ए ने माल का ऑर्डर दिया लेकिन बैठा था सी, माल आया, सी बोल रहा है अच्छा तो तुमसे माल मंगवाया था ए ने, तो भैया ए अभी दुकान पे नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। ऐसा सी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ए करे, बी करे या सी ऑर्डर करे, किसी ने भी ऑर्डर किया हो, भैया आप तीनों एक ही बंदा माने जा रहे हो यहां पर। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। मतलब आप तीनों के डिसीजन अलग नहीं है बिजनेस के लिए, आप तीनों का डिसीजन एक ही माना जाएगा। ए ने लिया हो डिसीजन, बी ने लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। समझे आप? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यहां पे आपको डाउट भी हो सकता है म्यूचुअल एजेंसी में, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझो मैंने टी शर्ट खरीदी एक दुकान से, उस दुकान में थे एक्स वाई और जेड पार्टनर्स। जब मैं टी शर्ट खरीदी, ये मैं हूं भाई, मैंने जो टी शर्ट खरीदी वो एक्स से खरीदी। अब वो एक्स ने बोला था कि भैया अगर छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, धोने पे कलर निकल जाए आप तो वापस कर देना। मैं जब दुकान पे, और ऐसा ही हुआ, धोई तो फिर कलर निकल गया, तो जब मैं वापस गया तो वहां पे जेड बैठा था। जेड ने बोला अच्छा ऐसा है क्या कि वापस कर ली थी, हम तो वापस नहीं करते। तो मैं बोलूंगा उसको भैया एक्स ने बोला था, अगर तू बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस तो तुझे भी करनी पड़ेगी। समझे आप? मतलब एक्स ने जो भी बोला है उससे जेड भी बाध्य है, ही हैज टू फॉलो। समझे आप? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। जेड मुझे मना नहीं कर सकता, जेड को भी मैं रिटर्न कर सकता हूं, ही हैज टू पे मी बैक, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ये मैंने डिटेल में इसलिए समझा क्योंकि यहां से 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो दीज वर द फीचर्स। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो डीड क्या होती है? जब आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट किया था, जो भी आप एक दूसरे को बोल रहे थे आपने लिखित में लिख दिया, तो उसको बोलेंगे डीड। ऐसे स्टैंप पेपर पे बनती है, और डीड स्टैंप पेपर पे बनती है, इसलिए ये स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनती है। ये जो डीड है ना, इसका जो फॉर्मेट है, ये स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनता है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप को जज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो डीड बनती है, ये जो रिटर्न एग्रीमेंट बन रहा है, अरे स्टैंप एक्ट के हिसाब से ही अपन गाड़ी बेचें तो जो एग्रीमेंट बनता है, हम घर किराए पे लें तो जो रेंट एग्रीमेंट बनता है, सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना वो स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनते हैं। तो ये भी एक एग्रीमेंट है, ये भी स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनेगा। समझे? तो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के हिसाब से बनती है? तो स्टैंप एक्ट। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इट हेल्प्स इन सेटलिंग द डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स इन जनरल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ मतभेद हो गए तो वो सॉल्व होंगे इस पन्ने के हिसाब से। बोलेंगे भैया देखो ये लिखा हुआ था, अभी इतना ही मिलेगा। अब ये क्या मिलेगा इसकी मैं बात कर रहा हूं। डीड में लिखा क्या होता है? पहले तो बेसिक चीजें होती है कि बिजनेस कौन सा करेंगे, बिजनेस का मोटिव क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ये भी चीजें लिखी होती है। और क्या लिखा होता है कि एक पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर्स हैं, तो ए को कितनी सैलरी मिलेगी, बी को कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी कमीशन मिलेगी सेल्स वगैरह पे, तो कितनी कमीशन मिलेगी ये लिखा होता है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो लागत इन्होंने लगाई है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा इनको। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना इनको मिलेगा, अगर इन्होंने फर्म को लोन दिया है तो लोन पे फर्म कितना वापस देगी ये भी लिखा होता है। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस किस रेशियो में बटेंगे, वो रेशियो लिखा हुआ होता है। यहाँ पे रेशियो लिखा नहीं है, मैंने लिख देता हूं रेशियो, जिसमें प्रॉफिट्स या लॉसेस बटेंगे वो रेशियो लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे ये भी चीजें लिखी हुई होती हैं। अब ये सारी चीजें मैंने ऐसी रैंडम बता दी आपको, लेकिन एक एक चीज पे अपन रोशनी डालेंगे, है ना। तो एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। बेसिकली मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं कि क्या क्या कितना कितना मिलेगा। ये बात आई समझ में? अगर सर हमने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, हमारे पास ओरल रिटर्न दोनों एग्रीमेंट नहीं है, ना हमने ओरली एग्री किया था ना ही ये डीड बनाई थी, तो क्या होगा? अगर कुछ नहीं किया आपने तो फिर आता है कानून। कानून बोलता है मैं अपने हाथ में लूंगा ये डिसीजंस, है ना। और कानून यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो क्या होगा? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, क्या बोलता है कि भैया सुनो, आपने डीड नहीं बनाई तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। और कितना मिलेगा? स्पेसिफिकली 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, ये रही हमारी फर्म,
पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इस लोन के ऊपर फर्म इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, कितना, एट द रेट 6% पर एनम, सालाना 6% इस पार्टनर को फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा। और मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर सर डीड में लिखा है 10% तो डीड है ना, और डीड में लिखा है तो 10% मिलेगा। अगर डीड ही नहीं है, ओरल रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% पर एनम मिलेगा। नहीं तो फिर जितने पे आपने एग्री किया है, एग्री तो आपने जैसे ओरली एग्री किया था कि सर 12% इंटरेस्ट पे लोन दूंगा, तो 12% मिलेगा। अगर लिखा हुआ है तो बेटा उसके हिसाब से चलेंगे, अगर है ही नहीं डीड तो 6% पर एनम मिलता है। ठीक है, मतलब डीड वीड कुछ नहीं है तो भी लॉ बोलता है 6%, तो ब्याज सामने वाले को दो यार, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेन चार्ज नहीं होता है। प्रॉफिट्स जो भी बिजनेस के होते हैं, अब कोई रेशियो ही डिसाइड नहीं किया आपने, डीड ही नहीं बनाई, तो सारे प्रॉफिट्स इक्वली बटेंगे सारे पार्टनर्स में। और लास्ट कि अगर चौथा पांचवा पार्टनर आना चाहता है, समझो 3 पार्टनर है और चौथा आना चाहता है, तो चौथा कब आएगा, जब ये तीनों एग्री करेंगे। अगर 2 एग्री कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा, तो ये पार्टनर नहीं आ पाएगा। ठीक है, सारे जितने पार्टनर है सबको एग्री करना पड़ेगा। देखो, नो एडमिशन कैन बी डन विदाउट एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही नया पार्टनर बिजनेस में आएगा। ये मेन चीजें थी। अब इसमें से याद कैसे करें सर, तो मैं आपको बता रहा हूं, 2 चीजें याद कर लो आप, कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6% पर एनम, प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बस मेनली तो ये 2 चीजें, और तीसरा एडमिशन सारे पार्टनर्स की विलिंगनेस से होगा, है ना। तो ये 2 चीजें हैं बेसिकली जो होंगी, बाकी सब में कुछ भी नहीं होगा। अब अगर होगा या नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे कि एक एक चीज कैसे दी जाती है। लेकिन अभी मैंने आपको आगे आगे क्या बताया, सबसे पहले कि यहां पर 2 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। ये कैसे बनते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा यहां पे देख लो, नेट प्रॉफिट को ही तो बांटना है ना, तो नेट प्रॉफिट से ही ये अकाउंट स्टार्ट होता है। अब ये नेट प्रॉफिट यहां पे आया है, समझो मैं यहां पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, दूसरे वाले साइड, है ना। ट्रांसफर समझते हो ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। कौन सा बैलेंस है ये, मैं बता देता हूं। अगर कोई बैलेंस इस साइड आता है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, यहां की चीज बड़ी होगी तभी यहां आया ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। जब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर होता है। कॉन्सेप्चुअली बता रहा था वैसे मैं, लेकिन आप देख सकते हो यहां पे इस तरीके से। पार्टनरशिप अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जो मैंने आपको बताया। पहले इस पे मत जाओ, पहले मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता देता हूं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नेट प्रॉफिट जो सर P&L में निकला था वो हमने यहां पे ट्रांसफर किया बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है सर 11th में, अभी 12th में है अपन, 12th के पहले चैप्टर में उसी प्रॉफिट को लेके आगे बढ़ रहे हैं बस। तो वो प्रॉफिट आपने ले लिया, ये रहा नेट प्रॉफिट। अब इसमें इस प्रॉफिट में से आप लोगों को, पार्टनर्स को कुछ कुछ देते हो। क्या क्या देते हो, अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस है तो इस साइड, ऑफ कोर्स लॉस है तो इस वाले साइड आएगा, डेबिट बैलेंस होगा वो। एनीवे यहाँ लिख देता हूँ ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड और लॉसेस आर डेबिटेड। तो लॉस हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट को बांटना है, तो दोनों पार्टनर्स को जो जो सैलरी मिल रही है वो दे देंगे, दोनों पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो दे देंगे, कमीशन ये देंगे अपन, कमीशन यहाँ पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो कर देंगे। देखो वो हो क्या रहा है, समझो कि 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें से दोनों पार्टनर्स को 4 रुपये सैलरी देनी है, 6 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, मतलब 10 रुपये मान लो, दोनों पार्टनर्स को 5-5 रुपये कमीशन देनी है। हमने सोचा 100 रुपये में से 20 रुपये हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे, इसको बांटेंगे ही नहीं। प्रॉफिट हुआ, हमने 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हमने बोला 20 रुपये जनरल रिजर्व में डाल देंगे सर, इसको बांटेंगे ही नहीं। ठीक है, मत बांटो। इसके बाद जो भी बचा हुआ है, कितना बचा, 6, 4, 10, 10 और 10, 20 और 40 रुपीज हुए। 100 में से 40 गए, कितने बचे सर, 60 रुपीज बचे हैं। इसको बोलते हैं ये वाला प्रॉफिट। और जो भी उनका रेशो होता है उसमें ये बढ़ जाता है। समझो अगर इक्वल रेशो होता तो 30-30 रुपए दोनों को और दे देते। इस हिसाब से ये पूरा प्रॉफिट बट जाता है पार्टनर्स में। ऑलराइट, और उस साइड क्या आता है, उस साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इन दोनों, देखो अच्छा एक बात याद रखना, बिजनेस पता है कोई भी हो, वो बोलता है कि मैं आपको पैसा दूंगा 31 मार्च को। 31 मार्च को अपन P&L और बैलेंस शीट बनाते थे, याद है तुझे 11th में जो तुम बनाते थे, तो 31 मार्च को बनाते थे ना। मतलब बिजनेस बोलता है भाई पूरा साल मुझे चुपचाप काम करने दो, 31 मार्च को मैं आपको बताऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ है।
अगर आपने 31 मार्च से पहले ही बिजनेस से पैसा निकाल लिया उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और बिजनेस उस पे आपसे पैसा चार्ज करेगा, आपसे लेगा, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बिजनेस के लिए तो कमाई हो गई, देखो प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, मतलब वो आपसे ले रहा है, उसकी कमाई हो रही है, तभी तो प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे लिया जाता है और ये सारी चीजें आपको दी जाती है। इज इट क्लियर टू यू गाइस? अच्छा, मैं इज इट क्लियर पूछ रहा हूँ, जैसे तो मैं क्लास में हूँ, क्लियर है तो बताना जरूर, है ना। चलो, तो ये ऐसे वाली कोई चीज होती है। अब अपन वापस पीछे जाते हैं और देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट मतलब दोनों की कैपिटल है हमारे पास। दो यहाँ पे मेथड है, दो यहाँ पे मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल को हम चेंज नहीं करते, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना क्या होता है, क्यों अलग अलग हैं। हमने बोला कि सर देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने भी 1 लाख रुपए लगाए, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग कैपिटल। लागत कितनी लगाई। अभी जो भी बिजनेस में पैसा कमाया जाता है ना, तो जो अपन 11th में करके आए वो ये करके आए कि हम इस कैपिटल में ऐड कर देते हैं। समझो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाए तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती थी 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, ये होती थी क्लोजिंग कैपिटल, यही होती थी ना। अरे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, कैपिटल में आप ऐड कर देते थे। तो अभी तक जो आप करते हुए आए हो वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल तेरी 1 लाख थी, अब साल के एंड में 1,10,000 हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, चेंज हो गई, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे अपन, हम लोग ऐसा, इसमें एक मेथड है जिसे बोलते हैं, सुनो यार, कैपिटल को चेंज मत करो, आपने प्रॉफिट दिया, जो भी दिया, सैलरी दी, उसका अलग से खाता मेंटेन करो। ओके, अलग से खाता मेंटेन किया तो क्या होगा, एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक होता है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल को अलग रखेंगे और ये जो दे रहे हैं ना अपन, इसको अलग रखेंगे। और अगर सर इन दोनों को मिला दिया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है, करके देखते हैं, इसको करके ही समझ में आएगा। देखो पीएनएल तो बन गया, अब यहां पर देखना, ये है फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पहला अकाउंट पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बना। दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना क्या होता है ये पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मतलब, देखो बेटा ये आ गई उसकी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड आ गई ओपनिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, 1-1 लाख रुपए दोनों ने लगाए थे। अगर वो कैपिटल में ही पैसा ऐड कर रहे हैं, लागत में पैसा ऐड कर रहे हैं, तो बोलते हैं परमानेंट एडिशन। वो यहां पर आएगा कि भैया इनकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट साइड, है ना। अरे कैपिटल बढ़ने के लिए क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा ना, कैपिटल से क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो एडिशन इधर लिखेंगे। अगर कैपिटल से विड्रॉ किया है तो वो यहां पर लिखेंगे। याद रखना ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स होती है कि यार हम बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा तो देख लेंगे। लेकिन ये है कि लागत में से पैसा निकाला अपन ने, मतलब 1-1 लाख रुपए दोनों पार्टनर ने लगाए थे, अब बोल रहे हैं 50-50 हजार और बिजनेस में डालने चाहिए, तो ये 50-50 हजार परमानेंट एडिशन हुआ, समझे। परमानेंट एडिशन इधर, परमानेंट विड्रॉल उधर, और आखिरी की कैपिटल यहां पे आ गई। अब पूरे साल जो प्रॉफिट मिला है इनको, इसके लिए इन्होंने अलग अकाउंट बनाया है। इस करंट अकाउंट का भी होता है बैलेंस, कभी कभी नहीं होता है। अगर है तो इधर डाल दो, बैलेंस इसका दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है। बैलेंस बीडी जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप इधर डालोगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो आप इधर डालोगे, डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। यूजुअली आता ही नहीं है, लेकिन आया तो मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग बैलेंस से ये स्टार्ट होगा। अच्छा एक बात बताना, तुम सोचना 2 मिनट के लिए, मैंने पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दी, जो भी दी, तो इससे कैपिटल बढ़ेगी ना। अरे भाई मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और सर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं, यस और नो, है ना। तो इसलिए जो भी सैलरी, जो भी कमीशन, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी प्रॉफिट अपन देते हैं, वो सब क्रेडिट साइड आता है। क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ रही है उसकी। ऑलराइट, तो ये सब हमने दिया उसको, जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। कुछ चीजें इससे लेनी भी पड़ती हैं, जैसे ड्रॉइंग्स, इससे पहले ही पैसा विड्रॉ कर लिया था तो ड्रॉइंग्स जो है वो मैं वापस लूंगा। याद रखना ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही वापस लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, ड्रॉइंग्स नहीं आती। मतलब इस पूरे अकाउंट में एक्स्ट्रा क्या चीज है, ये ड्रॉइंग्स, समझे आप। ये ड्रॉइंग्स भी हम उससे वापस लेते हैं, समझे आप बात को। अब अगर मैं इन दोनों अकाउंट्स को ऐसे उठाऊं और प्लस कर दूं साथ में, तो दूसरा मेथड बन जाएगा विच इज पार्टनर्स
या फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स या फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये है पार्टनर्स, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स में देखो क्या कर रहा हूं, पार्टनर एस लगा के फिर अपॉस्ट्रोफी लगा, पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट है ये, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या किया मैंने, बैलेंस लिखा यानी ओपनिंग कैपिटल लिखी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और परमानेंट एडिशन भी इसी में ही लगा दिया मैंने, है ना। और यहां पर क्या किया, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और परमानेंट विड्रॉल। देख रहे हो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, ये और ये एक्स्ट्रा है। ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये एडिशन और विड्रॉल। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे सर अगर ये है तो ये ज्यादा आसान है, इसमें आपने जो जो पार्टनर को देना है वो इधर लिख दिया, जो भी लेना है वो यहाँ पे लिख दिया। हाँ, अपन बनाते भी मोस्टली यही वाला अकाउंट है जब अपन क्वेश्चंस करते हैं, पर अगर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में कि फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है तो फिर आपको दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अकाउंट समझ में है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम भी लगाया कि आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी उसको, और देना बहुत सिंपल है। ऑलराइट, हम एक एक चीज को देखते हैं कि सैलरी हुई तो सैलरी में क्या बाइफर्केशंस आते हैं, कमीशन में क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। एक बात याद रखना कि ये जो है ना, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मैंने बोला ना प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। मैं एक बार अगर वहां पे फिर से जाऊं तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमने क्या किया है, हमने इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आती हैं। फिक्स्ड खर्चे, भाई दुकान का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनेजर की कमीशन, रेंट दुकान का, ये सारी चीजें तो फिक्स्ड खर्चे थे, ये तो पहले ही लिख लेने चाहिए थे, तब तो प्रॉफिट निकलता। अगर यहां पर कुछ ऐसी चीजें मैंने छोड़ दी हैं जो मैंने नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं की, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना। क्या होती है बेसिकली, आपके सिलेबस में तीन ही चीजें आएंगी, मैनेजर की कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये सारी चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी, भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। ऐसा नहीं कि कमाया तो ही देंगे, नहीं नहीं, अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन मतलब कमाया तो देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया तो देंगे, नहीं कमाया तो नहीं देंगे। लेकिन ये ऐसी तीनों चीजें जो आपको देना ही पड़ेगा, भले बिजनेस को लॉस हो जाए। अरे भाई आपके मैनेजर हैं, उसको कमीशन देनी ही पड़ेगी ना आपको, है ना, भले आपको लॉस हो जाए आपको देना ही पड़ेगा। ये तीनों चीजें कहलाती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाती हैं ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें। ऑलराइट, ये तीनों कहलाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से देना ही पड़ेगा। अगर पहले आपने नहीं दिया है तो अब दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वही है। ये नेट प्रॉफिट में से मैंने डायरेक्ट तीनों चीजें माइनस कर दी। क्यों माइनस करी, क्योंकि पहले ही माइनस हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं की है तो अब कर दो। इतनी सी चीज है पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ऑलराइट, मैनेजर की कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर, भाई रेंट पार्टनर को जाए या किसी और को जाए वो होता चार्ज ही है। एंड तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, आपने किसी और से लोन लिया होता तो भी तो देना ही पड़ता ना, ये तो आप पार्टनर से लोन लिया है तो भी उसको देना ही पड़ेगा। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आती हैं, और ये तीनों चीजें कैपिटल में नहीं जाती हैं क्योंकि ये अलग है। ऑलराइट, ये हो गया। अब ये मैंने आपको बता दिया चार्ज वार्ज क्या होता है। इसके बाद आते हैं अपन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझना उसको। जब पहले तो आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये नेट प्रॉफिट को उठा के आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ला रहे हो, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे सर, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर हो रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो हम पहली एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड मैंने डाल दिया, है ना, ये लेजर की एंट्री है वैसे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लॉस है तो लॉस तो पहले ही डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। हमने लॉस को क्रेडिट में लिखा, प्रॉफिट है तो डेबिट कर दिया, खत्म करना है ना ताकि वो अप्रोप्रिएशन में जाए, ठीक है। और ये नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये हो गया। इसके बाद हमको सैलरी देनी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरी दिमाग में रखना, आपको पूरे पार्टनरशिप में काम आएगी। अगर पार्टनर को कुछ भी देना होता है, चलो मैं 2 मिनट के लिए आता हूं इस पर बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक बार अपने दिमाग में रखना, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या करते थे, इधर देते थे सर सैलरी, कमीशन, यहाँ पे देते थे ना अपन,
एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिख रहे हो आप, ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिख रहे हो, तो बस एंट्री वही होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही है ना, तो पीएनएल डेबिट खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोगे भी आप, तो जब दोगे, हाँ यहां पे मैं बता रहा था, जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट ही करोगे ना, है ना। तो जब भी पार्टनर को देना है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर से लेना है तो हम डेबिट करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है ना, और क्या होता है, कमीशन देना है, ये सारी चीजें देनी है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू मतलब मैंने क्रेडिट किया, समझे। यहां पे दूसरा देख लेते हैं, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर का कैपिटल करूंगा डेबिट, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, समझे आप, ऐसा। बाकी देखो ये वाली एंट्रीज अगर नहीं समझ में आ रही है ना, या अभी तो तुम रैपिड रिवीजन में वैसे भी 1.5 या 2x पे देख रहे हो, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन खोल के बैठो अपनी कॉपी में, तुम्हें दिख जाएगा, लेजर से जर्नल एंट्री पास करना, तुम्हें दिख जाएगा कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो लेजर जर्नल तो 11th में ही वीक छोड़ दिया ना तुमने, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के रखो, तुम्हें दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल में आईओडी इस साइड आता है, किस साइड आता है सर, क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आएगा और आईओडी डेबिट में, आईओडी टू पीएनएल। अगर इसको ट्रांसफर करें तो देखो मैं वही बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय आईओडी, वैसे ही अपन लिखते हैं बाय आईओडी। जर्नल से लेजर कर रहा हूं, अगर इसमें डाउट आ रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के देख लेना, तो मैं समझ आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, हमको सैलरी देनी है, हमको कमीशन देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, ये दोनों दिया मैंने, दिया तो क्रेडिट करते हैं, तो इन बोथ द केसेस पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ये मैंने क्रेडिट किया, पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये मैंने क्रेडिट किया, समझे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भेज दिया आपने पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, रिजर्व है, रिजर्व्स आर क्रेडिट बैलेंसेस, तो और क्रेडिट किया तो रिजर्व बढ़ जाएगा। अब फाइनली आखिरी में अगर प्रॉफिट या लॉस निकला तो उसको क्या करते हैं, पार्टनर को ही देते हैं, तो अगर प्रॉफिट निकला तो देंगे तो पार्टनर को, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल देखो क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हुआ तो पार्टनर से लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने वाले से लिया, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये सारी एंट्रीज हैं और वो अकाउंट है, अकाउंट और एंट्रीज में से दोनों आ सकती हैं एग्जाम में, एक आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, मतलब यार एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। ऑलराइट, चलो अब अपन आते हैं एक एक इंडिविजुअल चीज पे, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। तो पहले सैलरी डिस्कस करते हैं। जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो 3 तरीके से मिल सकती है, या तो मंथली सैलरी होगी, या तो फिर क्वार्टरली सैलरी होगी, या तो ईयरली सैलरी होगी। देखो अगर बोल रहे हैं 1000 रुपये सालाना दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, पर एनम दे रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो आप टू सैलरी लिखते हो ना, टू सैलरी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 1000 दोगे। ईयरली के केस में 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये दे दिया। क्वार्टरली के केस में के 1000 क्वार्टरली, तो कितनी हुई सैलरी, 1000 क्वार्टरली, तो 1000 इंटू 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो टोटल सैलरी 4000। ओके, अगर बोल रहे हैं मंथली सैलरी इज 1000, तो सैलरी टोटल कितनी, हमको साल भर की लिखनी है, इस अकाउंट में हमको साल भर की लिखनी है। अगर मंथली सैलरी है तो लिखेंगे टू सैलरी कितनी 1000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12000 रुपये। समझे आप बात को। तो सैलरी अगर आपको मंथली दी हुई हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, क्वार्टरली दी हुई हो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और अगर पर एनम दी हुई हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी पूरी लिख दो। याद रखना यहाँ पे जो सैलरी आती है वो साल भर की सैलरी आती है। सिंपल है काफी। ऐसा कोई क्वेश्चन बना तो आई होप यू विल बी इजीली एबल टू डू इट। पर अगर कमीशन का क्वेश्चन बना तो कमीशन 2 तरीके की होती है, याद रखना, मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था। अब बताओ इन दोनों में से चार्ज क्या है जो देना ही पड़ेगा। मैनेजर्स कमीशन,
भाई मैनेजर है यार, वो तुम्हारा पार्टनर थोड़ी ना है कि इस बार लॉस हो गया हम तुझे नहीं दे रहे। अरे भैया मैनेजर है, उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको आप डायरेक्टली पीएनएल से माइनस करोगे, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे। लेकिन पार्टनर्स कमीशन इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसमें एक पेमेंट रेशियो आता है, अगर कम हुआ प्रॉफिट तो क्या करेंगे वो अभी बताता हूं। पार्टनर्स कमीशन इज अप्रोप्रिएशन, है ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल में। यह है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, नेट प्रॉफिट बांटा, तो ये पार्टनर्स कमीशन भी बांट रहे हैं अपन, समझे। तो याद रखना दोनों, मैनेजर्स कमीशन तो डायरेक्ट माइनस होगा और कहीं भी नहीं आएगा, ये पार्टनर्स कमीशन यहाँ पे आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पे आता है बाय कमीशन। ऐसे जिस भी पार्टनर की है उसको आप दे देते हो, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन जिस भी पार्टनर की है उसको मिलेगी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन में भी आएगी इधर, ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो ये देखें कि कमीशन होती कितनी प्रकार की है। तो कमीशन दो तरीके की, और ध्यान से सुनना, कमीशन या तो टर्नओवर पे मिलती है यानी सेल्स पे मिलती है, या तो प्रॉफिट पे देते हैं। कमीशन होता क्या है कि पार्टनर ने बहुत ज्यादा सेल करी तो हमने बोला तू जितनी सेल करेगा हम सेल का 10% देंगे, जितना माल बेचोगे उसका 10%, दिस इज कॉल्ड ऑन सेल्स। तो जितना टर्नओवर रहा, इसका एग्जांपल ये रहा, सेल्स फॉर द ईयर 10 लाख थी, कमीशन वाज 10% ऑन टर्नओवर। 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए कमीशन बन गई सामने वाले की, जितना उसने सेल किया उसका परसेंटेज। लेकिन अगर सेल ऑन कमीशन ऑन प्रॉफिट है कि जितना प्रॉफिट बिजनेस से कमाया हम उसका आपको परसेंटेज देंगे, तो वहां दो केसेस बनते हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन एंड ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, है ना। कोई भी कमीशन या खर्चा काटने से पहले जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर परसेंटेज दे दो। तो ये काफी सिंपल है, सोचो ना, एक बिजनेस ने टोटल मिला के समझो 1 लाख रुपए कमाया और प्रॉफिट पे कमीशन थी 5%, तो 1 लाख का 5% दे दो, 1 लाख का 5% 5,000 दे दिया सामने वाले को। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 11,000, साल भर में 11,000 कमाए, कमीशन है 10%, लेकिन लिखा हुआ है पहला केस, कमीशन इज बिफोर सच कमीशन, मतलब पार्टनर को कमीशन मिलेगी ऑन प्रॉफिट्स बिफोर सच कमीशन। इंग्लिश को समझो थोड़ा सा, ऑन प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन मतलब प्रॉफिट कमीशन वमीशन से पहले जो था, तो कमीशन वमीशन से पहले तो 11,000 ही था ना, उस पे आप दे दो कितना, 10% दे दो। तो नेट प्रॉफिट 11,000 इंटू 10/100, सिंपल, रेट अपॉन 100। जैसा अपन परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज का, तो मैंने 11,000 का 10% निकाल दिया। बिफोर में कोई दिक्कत है नहीं, बिफोर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ है यू हैव टू गिव कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, मतलब ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन दो जिसमें से कमीशन माइनस हो चुकी हो। ऐसा क्या है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आफ्टर सच कमीशन हो तो क्या यूज करते हैं अपन, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा कमीशन का। नेट प्रॉफिट इज 11,000, ये रहा 11,000 इंटू रेट इज 10, रेट इज 10, रेट इज 10 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10, 110। समझे आप। अगर आफ्टर सच कमीशन हो तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर सच कमीशन हो तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। इतनी सी बात है। अगर 11,000 इंटू 10/110 करोगे तो 1,000 आएगा, कमीशन कम आएगी। कम ज़्यादा पे फोकस मत करो आप, तो ये याद रखो, अगर बिफोर सच कमीशन है तो नॉर्मल सा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, अगर आफ्टर सच कमीशन लिखा हुआ है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और एक याद रखना, ये आफ्टर सच कमीशन हो तो ये है प्रॉफिट्स के ऊपर कमीशन। एक हो गई सैलरी, एक हो गई कमीशन। अब तीसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी लागत सामने वाले ने लगाई है उस पर अपने को उसको देना है, क्या पैसा देना है, कि जो उसने लागत लगाई है ना उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो पीस कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वाज 3 लाख। इसमें एक ही चीज आती है कि वो एडिशन करता जाता है। अगर कैपिटल में, जैसे मैंने बिजनेस चालू किया 1 लाख से, लेकिन साल के बीच में 50,000 और लगा दिए, तो मुझे ना पहले तो 1 लाख 6 महीने का 1 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आगे के 6 महीने 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने 50 और लगा दिए। 1 लाख था ही, 50 और लगाए तो 1.5 लाख रुपए पे बाकी बचे हुए महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये है कहने का मतलब। एक क्वेश्चन से समझते हैं। पीस कैपिटल ऑन 1 अप्रैल इज 3 लाख, ठीक है। 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए पी ने कैपिटल लगाई। एडिशन इन कैपिटल ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई को उसने 2 लाख और लगाए, परमानेंट एडिशन। विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ऑन 1 जन 1 लाख, 1 लाख रुपए विड्रॉ करके चला गया 1 जनवरी को।
आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से, 10% सालाना इंटरेस्ट देना है। बस इसको देंगे कैसे सालाना इंटरेस्ट, 10% कैसे दें? बहुत सिंपल है। देखो करना क्या पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितनी कितनी कैपिटल रही इसके पास। तो अप्रैल, देखो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। सर 4 महीने तो इसकी कैपिटल रही 3 लाख, सही बात है, 4 महीने कैपिटल रही 3 लाख। उसके बाद 31 जुलाई को 2 लाख और आ गए, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 लाख। ये 5 लाख कब तक चले सर? ये 5 लाख चले 1 जनवरी तक, क्योंकि 1 जनवरी को इसने विड्रॉ किया है, यानी जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद जुलाई काउंट नहीं करोगे आप। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस दिसंबर, क्योंकि जनवरी 1 तारीख को तो चेंज ही कर दिया, 5 महीने। 5 महीने आपके पास 5 लाख रहे, है ना। फिर आ गई जनवरी, तो जनवरी 1 तारीख को 1 लाख विड्रॉ कर दिया, 5 लाख में से 1 लाख गया, कितने बचे? 4 लाख। 1 जनवरी से लेके कब तक? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो 3 महीने हमारे पास रहे 1 लाख माइनस, यानी 4 लाख रुपए। समझे आप बात को? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो। आगे के 4 महीने 3 लाख रहा, फिर 2 लाख और लगा दिए, तो अगले 5 महीने हमारे पास 5 लाख रहे, और उसके बाद 1 लाख निकाल लिया, तो बचे हुए महीने में हमारे पास 4 लाख रुपए रहे। हमको बस ये मंथ पता चल गए ना, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो कैसे, यहां पे मैंने इसको अच्छे से लिखा है। 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, ठीक है, फिर 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक 5 लाख रुपए रहे, 3 + 2, और 1 जनवरी को 1 लाख निकाल के चला गया, तो 1 जनवरी से 31 मार्च रहे 4 लाख। यहाँ पे वो मंथ काउंट करना जरूरी है, और याद रखना अगर 31 दिसंबर को विड्रॉ कर रहा है तो फिर दिसंबर गिनने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख से गिनोगे आप। अगर 1 जनवरी है तो पूरा जनवरी गिनेंगे, लेकिन 31 दिसंबर है तो दिसंबर थोड़ी गिनेंगे यार, वो तो आखिरी दिन है, उसके बाद तो दिन चेंज हो जाएगा, है ना। एक दिन के चक्कर में महीना थोड़ी गिनेंगे अपन। तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी अप्रैल में जून जुलाई पूरा पूरा, है ना, 4 महीने। 1 अगस्त से 31 दिसंबर, सर अगस्त तो लिखा नहीं हुआ था, अरे भाई जुलाई तो लिखा हुआ था ना, तो जुलाई के जस्ट बाद 1 अगस्त आया, तो अगस्त तो पूरा काउंट होगा ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ऐसे कितने कितने महीने हुए, तो अप्रैल से जुलाई तक 4 महीने, फिर 5, फिर 3। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? आईओसी इज सिंपल, आईओसी इज कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। जो भी कैपिटल है उस पे रेट अपॉन 100 दे दिया अपन ने, लेकिन पर एनम है तो डिवाइडेड बाय 12। ये क्या है? हर महीने का निकालना है अगर, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कि कितने महीने का वो आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल थी 3 लाख, 12% के हिसाब से, 12% या 10% था, ये 12% कर दिया मैंने, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ऑन 12% पर एनम, यहाँ 10 लिखा है, चलो यहाँ पे भी 10 लिखा है, इसको भी 12 करने दो। हाँ, 12% पर एनम के हिसाब से निकाल रहे हैं अपन। तो 12% पर एनम के हिसाब से कितना निकला, यहाँ पे अपन आ गए 12% पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो कैपिटल इंटू रेट, रेट इज 12% अपॉन 100 इंटू कितने महीने तक यूज की। भाई 3 लाख कितने महीने रखा रहा सर? 4 महीने, तो 4/12 का मल्टीप्लाई। फिर 5 लाख कितने महीने रखा रहा? 5 महीने, तो 5/12 का मल्टीप्लाई। 1 जनवरी को फिर 1 लाख निकाल लिया था, तो बचा कितना? 4 लाख। 4 लाख कितने महीने रहा? तो 3 महीने। तो ये आपको इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे। कैलकुलेट करोगे ना, 4 और 5 9 10 11 12, तो 12 महीने ही रहे। हर महीने अलग अलग अमाउंट है, तो आपको अलग अलग वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो 3 लाख पे इतना कैलकुलेट करोगे, 12,000, फिर 25,000 और 12,000, टोटल मिला के 49,000 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो यहाँ पे लिखोगे ना, टू आईओसी, यहाँ पे आप लिखोगे 49,000। कैलकुलेशन रफ कॉलम में करोगे, रफ वर्क में करोगे, और 49,000 इंटरेस्ट आएगा टोटल। डायरेक्टली मत कर देना कि 3 लाख के ऊपर 12% दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जितने महीने जितनी कैपिटल यूज हुई है उतना अपन देंगे। समझ में आई ये बात? आगे बढ़े। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऐसा ही सारी चीजें आ सकती हैं। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिंपली तरीके से मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2 तरीके का है। पहली बात तो ड्रॉइंग्स 2 तरीके की है, याद रखना। एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल इन कैपिटल। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देख लिया, मतलब ये जो था ना, ये परमानेंट एडिशन, ये परमानेंट विड्रॉल, ये हमने देख लिया, ये यहां पर नहीं करेंगे। अब हम करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला।
जो मैंने आपको बताया था ना कि 31 मार्च को प्रॉफिट निकलता है, लेकिन अगर आपने पहले ही निकाल दिया तो दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो ये इर्रेगुलर हो सकती है कि कभी भी विड्रॉ कर दिया, या तो रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ किया, ये हो सकता है। पहले अपन इर्रेगुलर देख लेते हैं। इर्रेगुलर का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम विड्यू 2000 ऑन 1 मई एंड 5000 ऑन 31 नवंबर। मतलब रैंडमली कभी भी विड्रॉ किया है इसने। राम था, उसने 2000 रुपए 1 मई को विड्रॉ किए, 5000 रुपए 31 नवंबर को विड्रॉ किए। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम। साल खत्म होता है, हम मानेंगे 31 मार्च 2000, जो भी 2024 रहा तो 2024 ये मार्च में खत्म होगा। तो हम रैंडमली बस ऐसे ही उसने कभी भी विड्रॉ कर दिया है, तो हम नॉर्मल जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं ना बेटा, यहाँ पे वही करेंगे। क्या करेंगे हम, जो फॉर्मूला यूज होगा, ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स लेफ्ट अपॉन 12। मंथ्स लेफ्ट मतलब कितने महीने के लिए उसने विड्रॉ किया है। देखो अगर 1 मई को विड्रॉ किया है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। तो 11 महीने के लिए यहाँ पर इसने विड्रॉ किया है। मतलब मई से अगर पैसा विड्रॉ किया तो 11 महीने यूज किया। 31 नवंबर तो नवंबर काउंट नहीं करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने यहाँ पर हुए। तो बस हम 11 महीने का ब्याज यहाँ पे लगाएंगे, 4 महीने का यहाँ पे लगाएंगे। सिंपल जैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही करेंगे। करते हैं यहाँ पे पहले केस में 2000 इंटू रेट अपॉन 100, ये रेट है 6%, रेट अपॉन 100। देखो यहाँ पे दोनों तरफ सेम ही रहेंगी चीजें। 2000 इंटू रेट अपॉन 100, 5000 इंटू रेट अपॉन 100, है ना, 5000 भी इंटू रेट अपॉन 100। मंथ्स लेफ्ट का मल्टीप्लाई करना है। मंथ्स लेफ्ट 1 मई के बाद कितने महीने बचते हैं बेटा, सिर्फ अप्रैल ही तो हुआ है, मई से सारे महीने 11 महीने, है ना। तो 11/12 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 31 नवंबर को विड्रॉ किया, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, तो 4/12। ठीक है, ये आप करोगे 110 और 100, 210 रुपए टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट। सिंपल है ना, ये समझ में आई आपको बात। ड्रॉइंग्स यानी 2000 की ड्रॉइंग्स इंटू रेट था सर हमारे पास 6/100 इंटू मंथ्स लेफ्ट, यहाँ पे मंथ लेफ्ट है 11/12, ये वाली चीज करी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये था। अब ये है सिंपल मेथड, सिंपली जैसे सिंपल तरीके से ब्याज निकालते हैं वो निकाल दिया। इसमें एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कुछ भी नहीं करते होता है प्रोडक्ट मेथड में, और सिंपल है। क्या करते हैं हम, 3 बाइफिकेशंस करते हैं, ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट और प्रोडक्ट। ड्राइंग कितनी हुई 2000, यहाँ ड्राइंग कितनी हुई 5000, महीने कितने बचे हैं, इसके बाद 11 महीने बचे हैं सर 31 मार्च को, और इसके बाद 4 महीने बचे हैं। ये दिख रहा है आपको, बस ये लिख दिया मैंने। ये 2000 रुपए ड्राइंग्स, 11 महीने बचे, 5000 ड्राइंग, 4 महीने बचे। इनका निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 22,000 एंड 20,000, टोटल प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। अब एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आया उसको लेना है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। या 1 कॉमन रहेगा, 1/12 ही रहेगा, क्योंकि मंथ्स का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर चुके हो, लॉजिकली देखो तो, है ना। प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 क्या है, 42,000 का प्रोडक्ट है, 42,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट इज 6%, ये रहा 6%, 6/100 इंटू 1/12, ये पूरा सॉल्व किया 210 आएगा वही आंसर। लेकिन ये सिंपल मेथड है, अलग अलग करके निकाल रहे हो, या तो फिर ये एक टेबल बना दो, प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे इसको। क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में, तो 3 बाइफर्केशंस हैं, ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट और प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का जो टोटल आया ये मुझे लेना है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि ये एग्जाम में आए, पर आ सकता है है ना। और यहां पर इसके बाद आ जाए, ये थी इर्रेगुलर ड्राइंग्स की पूरी कहानी। इर्रेगुलर में ये 2 चीजें ही हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। रेगुलर ड्राइंग्स, अब रेगुलर का मतलब, रेगुलर मतलब रोज नहीं कर रहा है, रेगुलर मतलब या तो वो मंथली कर रहा है, या तो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है सॉरी, या तो मंथली या क्वार्टरली, या तो फिर हाफ ईयरली वो विड्रॉ करेगा, हाफ ईयरली वो विड्रॉ करेगा। और इसमें भी 3 चीजें और बनेंगी, मंथ के बिगिनिंग में, या मंथ के मिडिल में, या मंथ के एंड में, है ना। ये 3 तरीके से बनता है। अब ये कैसे बनता है, क्या करते हैं, ये मैं आपको सिंपली बता देता हूं। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि इर्रेगुलर ड्राइंग्स हो तो 2 मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड। रेगुलर ड्राइंग्स हो तो एवरेज पीरियड मेथड फॉलो होता है। ये एवरेज पीरियड क्या चीज है, इसको समझो आराम से। देखो, मंथली विड्रॉ किया मतलब हर महीने विड्रॉ कर रहा है, अप्रैल में भी विड्रॉ करेगा, मई में भी, ऐसे हर महीने विड्रॉ करेगा। हर महीने की बिगिनिंग यानी हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने के मिडिल में, या हर महीने के एंड में। इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि एक और कॉलम है जिसमें आप याद कर सकते हो, लेकिन याद मत करो, देखो निकलता कैसे। मंथली अगर बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो बिगिनिंग यानी हर मंथ की पहली तारीख को, तो सबसे पहली ड्राइंग कब होगी भाई, हर मंथ विड्रॉ कर रहा है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का ईयर है, पहली ड्राइंग कब होगी 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं,
सर 1 अप्रैल के बाद तो पूरा साल बचता है, 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग लेनी है मुझे, लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। देखो एग्रीगेट कैसे निकलता है, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई 12 महीने, पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग कब होगी? सर आखिरी ड्राइंग हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो आखिरी ड्राइंग होगी 1 मार्च को। 1 मार्च को विड्रॉ हुआ तो कितने महीने बचे? 1 मार्च के बाद सिर्फ मार्च ही बचा, यानी 1 महीना। तो डिवाइडेड बाय +1 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 1 इज 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6.5। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड या फिर एग्रीगेट। एग्रीगेट बोलो या एवरेज पीरियड बोलो, ये है 6.5। ऐसे समझे? और भी बताऊं, देखो मिडिल में विड्रॉ किया तो 11.5 मंथ्स बचेंगे, और आखिरी में 15 मार्च को विड्रॉ करेगा ना आखिरी ड्राइंग, तो 0.5 महीना बचेगा, डिवाइडेड बाय 2, 11.5 12/2 विच इज 6। तो ऐसे ही एग्रीगेट निकलते हैं। क्वार्टरली भी देख लेते हैं। क्वार्टर कितने होते हैं बेटा? 4, 1 2 3 4, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर। अब मिडिल वाला बता देता हूं, है ना। क्वार्टर के मिडिल पे विड्रॉ किया उसने, सर पहले क्वार्टर के मिडिल पे, यानी अप्रैल तो पूरा चला गया, अप्रैल मई और जून 3 महीने थे, मई के बीच में विड्रॉ कर रहा है, मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो मई के बीच में यानी आधा मई खत्म हो गया, तो 0.5 तो मई का ले लेते हैं। मई के बाद कितने महीने बचते हैं बेटा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। 10 महीने और 0.5 तो ये गिन लो आप, 9, ये 9 हो गए, ये एक 10 और ये 0.5, तो 10.5 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? सर क्वार्टर के मिडिल में, यानी यहाँ पर, है ना, फरवरी की 15 तारीख को। उसके बाद कितना महीना बचा? आधा फरवरी और एक मार्च, यानी 1.5। तो 1.5 का मल्टीप्लाई प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2, 10.5 और 1.5 कितना होता है? 12 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा एग्रीगेट 6। तो ऐसे अपन निकालते हैं, है ना। कैसे? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। एक बार यहाँ पे भी देख लो, मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इतना टेंशन मत लो। मैं देखो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं, मैं लाया हूँ सारे, लेकिन समझ भी तो लो एक बार। हाफ ईयरली यानी आखिरी के 6 महीने, आखिरी 6 महीने कौन से होते हैं? आगे के 6 महीने हटा दिए मैंने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हटा दो। आखिरी 6 महीने अक्टूबर से लेके मार्च तक, आखिरी 6 महीने में विड्रॉ कर रहा है। पहले 6 महीने में भी कर सकता है, पर वो अपने कोर्स में नहीं है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कर रहा है, तो कैसा होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने विड्रॉ करेगा। 6 महीने याद रखना। तो बिगिनिंग की बात करूं तो पहली ड्राइंग कब होगी? सर अक्टूबर से ही शुरू किया है उसने विड्रॉ करना, तो पहली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद। भाई पहली अक्टूबर के बाद कितने महीने बचते हैं? मार्च तक, 6 महीने। आखिरी ड्राइंग कब होगी? देखो ये बना रहा हूं मैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आखिरी ड्राइंग कब होगी? सर मार्च की पहली तारीख को। कितना महीना बचा उसके बाद? 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 विच इज 3.5। तो ये निकला अपना एवरेज। समझे बात को? एक बार एंड वाला भी देखते हैं अपन। सर मंथ के एंड पे, यानी अक्टूबर के एंड में उसने विड्रॉ किया 30 या 31 अक्टूबर को, तो बचा कितना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो एंड में किया तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद, सर आखिरी ड्राइंग तो आखिरी डेट पे ही करेगा, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कितने महीने बचे? सर बचा ही नहीं, 0 बचा, क्योंकि आखिरी दिन के बाद क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो डिवाइडेड बाय 2, 5/2 इज 2.5। ये आ गए एग्रीगेट्स। समझे आप? बेसिक क्या करना है? टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर सेकंड ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग सॉरी, अपॉन 2। पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का एवरेज ले रहा हूं मैं हर बार, है ना। और ये सारे जब एवरेजेस ले लोगे तो ये जो मैंने निकाले हैं ना, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। अगर मंथली देखो, बिगनिंग, मिडिल, एंड 6.5, 6 या 5.5। क्वार्टरली कर रहा है तो बिगिनिंग में कर रहा है हर क्वार्टर के, तो 7.5, 6 या 4.5। ये इनको कहते हैं एवरेज पीरियड। ये जो 9 दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एग्रीगेट या फिर एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसको मैं एग्रीगेट बोल रहा हूं, ओके। एवरेज पीरियड या फिर एग्रीगेट, जो भी बोलो, मैं एग्रीगेट बोल रहा हूं। एग्रीगेट अपॉन 12, तो ये जो 6 या 7.5 या 3 जो भी आया है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे। और यहाँ पे आएंगी टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल ड्राइंग्स क्या होती है बेटा? अगर हर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? सर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो इंटू 12 करने से टोटल ड्राइंग्स निकलेंगी। अरे भाई तूने हर महीने 1000 विड्रॉ किया तो 12 महीने में कितना किया? 1000 इंटू 12।
अगर क्वार्टरली 1000 विड्रॉ किया तो कितना किया सर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 1000 4 बार इंटू 4 करेंगे क्वार्टर के केस में। एंड फॉर लास्ट 6 मंथ्स अगर विड्रॉ किया है तो सर 6 महीने, 6 मंथ मतलब 6 महीने तो इंटू 6 करेंगे। समझ में आया? तो टोटल ड्रॉइंग्स फॉर्मूले पे फिर से ध्यान दो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एग्रीगेट अपॉन 12। समझ आई बात? एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं। समझो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 12% पर एनम। राम विड्रू 1000 इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो करेंगे कैसे, 1000 विड्रॉ कर रहे हैं, हर मंथ कर रहा है, हर मंथ, तो टोटल मंथ कितने होते हैं सर 12 होते हैं। ये हो गई टोटल ड्रॉइंग। यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स का मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एग्रीगेट अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग समझ में आई? क्वार्टर के केस में टोटल ड्रॉइंग कैसे निकलेगी, इंटू 4 करके, वो भी करता हूं। श्याम विड्रू 2000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, 4 बार करेगा तो टोटल ड्रॉइंग आई 2000 इंटू 4। ये हो गई अपनी टोटल ड्रॉइंग। आई बात समझ? राधिका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ये हाफ ईयरली वाला केस है, आखिरी 6 महीने विड्रॉ कर रही है, तो 10,000 कितनी बार विड्रॉ करेगी सर, 6 बार करेगी। हर महीने कर रही है 6 बार, 6 महीने तक, तो 6 बार करेगी। दैट वुड बी टोटल ड्रॉइंग। समझ में आई ये बात? टोटल ड्रॉइंग समझ में आया? नेक्स्ट, इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट मैंने 12% लिया है, तो 12/100, 12/100, सब में 12/100 ही लूंगा क्योंकि रेट तो मैंने वही लिया, 12/100। समझ में आया? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू करना है एग्रीगेट अपॉन 12, इंटू करना है एग्रीगेट अपॉन 12। अब एग्रीगेट मुझे नहीं पता, अपॉन 12 मैंने हर कहीं लिख दिया। एग्रीगेट कैसे पता चलेंगे, वो पीछे से पता चलेंगे अपने को। क्या लिखा हुआ है, राम विड्रू 10,000 इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सर ये मंथ और ये मिडिल, तो कौन सा एग्रीगेट यूज करेंगे, 6। समझे? मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कौन सा यूज करोगे, मंथली ड्रॉइंग्स देखोगे और उसके मिडिल में क्या एग्रीगेट आ रहा है, 6। निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, लेकिन याद करना है तो ये 6 वुड बी द आंसर। 6 को यूज करेंगे यहां पर। समझे आप? यहां पे कितना, कौन सा यूज करेंगे, देखो आप बताओ मुझे। श्याम विड्रू 2000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, श्याम विड्रू 2000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आप क्वार्टरली पे जाओ, बिगिनिंग पे जाओ, क्या एग्रीगेट आया, 7.5 का यूज करोगे यहाँ पे। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5। राधिका विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अच्छा इसको निकाल के देखता हूँ लॉजिकली। देखो सर आखिरी 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं ना। राधिका विड्रू 10,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड पे, तो ये एंड हो गया अक्टूबर का, इसने विड्रॉ किया है। यहाँ पर कितने महीने बचे इसके बाद सर, 5 दिख रहे हैं, हाँ भाई 5। और आखिरी ड्राइंग सर यहाँ पर, इसके बाद कितने महीने, 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ऐसे निकालना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ये हाफ ईयरली यानी लास्ट 6 मंथ्स, एंड 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 एंड, ये रहा एंड, तो यूज कौन सा करेंगे, 2.5। ऑलराइट, तो अगर तुम्हें याद करना है तो याद करो, निकालना है तो निकालो, तुम्हें जैसा समझ आए। 2.5 वुड बी यूज्ड, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 का, एंड आई होप सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना। अगर तुम सॉल्व नहीं भी करोगे तो मैंने कर रखा है, ये देखो वही सारी चीजें लिखी है बेटा, 10,000 1000 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6, और ये सारी चीजें बस सॉल्व करना है। देखो बेसिकली 0 0 0 0, 12 से 12 कट गया, एंड यहाँ बचा 10 इंटू 12 इंटू 6, कितना होता है भाई, 12, 6 2 12, 1 6 1 6 7, और इंटू 10 720। तो यही मैंने निकाल रखे हैं ये सारे, मतलब कर दिया मैंने थोड़ा सा काम, है ना। बस यही करेंगे, आपको ये समझना है भाई, कैलकुलेशन तो हर किसी से हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट को हटाना, ये 0 1 2 3 1 2 3, 12 से 12 कट गया, 2 4 8 8 इंटू 75, ये मैंने कर रखा है 600। तो ऐसे करके अपना पूरा हो जाएगा। बात ये कि एग्रीगेट कैसा यूज करना है, तो ये वाली चीज आपको दिमाग में रखनी है, और मैंने निकालना भी आपको बता दिया। और टोटल ड्राइंग्स बहुत ज्यादा दिमाग में रखना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी याद नहीं रहता टोटल ड्राइंग्स। मंथली के केस में इंटू 12, क्वार्टरली में इंटू 4, और हाफ ईयरली में इंटू 6। दैट वुड बी योर टोटल ड्राइंग्स। अब इस चैप्टर में जो बचती है बात, वो बचती है पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी की। तो उसके भी क्वेश्चंस के साथ में कोई रैपिड रिवीजन कराना पड़ेगा, तो वो मैं कराऊंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। मतलब एक और पार्ट आएगा इसका, वो छोटा सा रहेगा, तो उसमें अपन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी। आई होप ये अच्छी तरह रिवीजन हो गया होगा तुम्हारा। मुझे अपने रिव्यूज जरूर देना यहाँ पर नीचे, और ये याद रखना रिव्यू देने से पहले कि दिस वाज नॉट अ वन शॉट, इट वॉज अ रिवीजन। आई टच्ड ऑल द पॉइंट्स दैट विल कम अक्रॉस। और अगली क्लास में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, पेमेंट रेशियो,
पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी, ये तीनों चीजें बची हुई हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अगले रैपिड रिवीजन में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बताना जरूर कैसा लगा तुम्हें, हाउ इज द रिवीजन, हाउ इज योर पढ़ाई गोइंग ऑन, कहां तक पढ़ा है तुमने, ये सारी चीजें जरूर शेयर करना मुझसे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर 12th जर्नी। टेक केयर एवरीवन, मिलता हूं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।